ठीक है बच्चों यहाँ तक? ओके, सेकंड में बच्चों कोई और था अपना? ठीक, ओके बच्चों फर बताओ, थर्ड या फोर्थ ए में या 4B में, जिसमें भी दिया हो मुझे याद नहीं। हाँ 4A में 6, अच्छा उसमें डाउट है ना, ठीक। तो 4A बच्चों उसमें 6 और 19 में डिस्कस कर रहा हूँ, वो देखते हैं। 29 भी देख लेंगे। एक सेकेंड, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। देखो 4A, रुकना बच्चों, फोर ए जैसे एक 5 बोल रहा है, एक 6 बोल रहा है, एक शायद 9 बोल रहा है, एक 19। 9 नहीं, अच्छा तो 5 6 19 ये है ना, 22 ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो बच्चों देखो 5 तो बच्चों मुझे जो क्लास में लग रहा है वही है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। A constant power delivering machine has a box which was initially at rest, horizontal straight line, distance move। तो देखो जो मैंने कल एक क्लास में क्वेश्चन करवाया था, ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर P नॉट, उसमें मैंने फोर्स, तो उसमें याद करो डिस्प्लेसमेंट T की पावर 3/2 के साथ प्रोपोर्शनल आया था। तो वो वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसमें, मतलब क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है, प्रोसेस भी पूरी की पूरी वही है, बस टी की पावर जो भी मैंने निकाला था मुझे याद नहीं, 3/2, वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो पूरा वही क्वेश्चन है। ठीक, ओके। 5 के बाद बच्चों 6, वाटर फॉल फ्रॉम हाइट दिस मच एट ए रेट ऑफ, ये पर आवर में याद रहे, जो मैंने क्लास में दिया था वो पर सेकेंड था, ये पर आवर। 50% ऑफ एनर्जी कैन बी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितने तुम बल्ब जला सकते हो वो तुमसे पूछा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, देखना बच्चों, 1 घंटे का है इतना, 9 इंटू 10⁴, तो 1 सेकेंड का इतना होगा। 1 घंटे का इतना पानी है तो 1 सेकेंड का पानी ये होगा, तो m g 10 मान के चल रहा हूं, हाइट 40, तो इतनी एनर्जी आ रही है, लेकिन 50% एफिशिएंसी है, तो 0.5। इतना समझ पाए? तो वापस समझो, mgh, लेकिन m कौन सा लोगे, 1 सेकेंड का लोगे, 1 घंटे का दिया है तो इससे डिवाइड कर दिया। अब चूंकि आधा ही अपना यूटिलाइज हो पा रहा है तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट से बच्चों ये 500 आया, 500 वाट, तो 100 वाट के कितने बल्ब जलेंगे, 5। लेट से ये 1500 आया, तो 1500 डिवाइड बाई 100, तो नंबर ऑफ बल्ब्स अगर मैं लिखता हूं तो दिस डिवाइडेड बाई 100 और आ जाएगा। अब इससे देख लो चाहो तो 9 चौक 36, 4 और ये चले गए, देखो 4 और ये चले गए, तो 400 इंटू 0.5 20, 200 बल्ब आ जाना चाहिए। 200 है नहीं, कहीं मिस्टेक कर दी, वो तो शायद काउंट किया था। देखो वापस देखते हैं, 400 ये वाले चले गए, चलो 100 और इंटू 0.5, हाँ 50 बल्ब आने चाहिए, 50 बल्ब, तो 50 बल्ब यानी कि B। समझ पाए ना? चेक करो कोई दिक्कत लग रही। देखो उसमें दिया है 50%, शायद कहीं लिखा है, हाँ 50% ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इफिशियंसी एक तरीके से 50%। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, 6 के बाद बच्चों 19 पे आते हैं। 19 पे देखो, 60 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिकल मोटर है, एलिवेटर है, हैविंग मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी 2000 किलो, तो 2000 किलो वो उठा सकती है। फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों ये है, द स्पीड ऑफ एलिवेटर एट फुल लोड, तो देखो बच्चों, जैसे याद करो हमने कल एक क्वेश्चन किया था, तब मैंने बताया था इसी तरह के क्वेश्चंस लिफ्ट में भी हो जाते हैं, तो लगभग वही सिचुएशन मान लो इसका अपना 2000 है, तो यहां लगेगा 2000 जी, यानी कि 20,000। उसके अलावा ये ऊपर मूव कर रही है v स्पीड से, तो इस पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा जो कि दिया है 4000। तो अब टेंशन अगर मैं लिखूंगा
तो कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सीलरेशन 0, तो इन दोनों के बराबर मतलब 24,000। तो टेंशन बच्चों कितनी होनी चाहिए? 24,000। बाई चांस बच्चों अगर एक्सीलरेटेड होती जैसा कि पिछले केसेस में था, तो दिस प्लस एम और लेना पड़ता, लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है तो इतने से काम चल जाएगा। अब बच्चों पावर होती है FV, पावर हमें दी है 60 हॉर्स पावर, तो 60 इंटू 746, फोर्स की जगह बच्चों 24,000 और वेलोसिटी हमसे पूछी, तो बच्चों 60 को इससे डिवाइड करोगे तो 6 चौको 24, 400, शायद 400 बार चला जाएगा, हाँ 400 बार। 400 को इससे डिवाइड करोगे तो 2 से थोड़ा कम आ जाना चाहिए, तो 2 से थोड़ी कम स्पीड होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन या डी देख लेना जो भी ज़्यादा बेटर हो। सी आ रहा है तो वो हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों क्या किया है मैंने? चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, ये था बच्चों 19। अब आते हैं हम 22 पे। A person pushes a box in horizontal direction on a rough horizontal platform. He apply a force 200 Newton over a distance 15 meter. ठीक है, thereafter he progressively tired and his applied force reduced linearly with distance to 100 Newton. ठीक है भाई, the total distance through the box has moved 30 meter. What is the work done by person, वो निकालना है। तो बच्चों देखते हैं, देखो 200 मीटर में वो चला 15 और कांस्टेंट फोर्स है, तो बच्चों बेटर है कि मैं ग्राफ से कर लेता हूँ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट 15, तो शुरू में अपने पास फोर्स कांस्टेंट रहा 200, ठीक है, फिर फोर्स रिड्यूस होके हो गया 100 और टोटल डिस्टेंस 30, यानी कि 15 ही और है, और ये अपने पास रिड्यूस होके कितना आ गया था? शायद 100, है ना? ठीक है, तो बच्चों इतना एरिया हम निकालते हैं। तो बच्चों देखो ये 15 और ये 200, तो 15 दूनी 30 और 3000, तो इस साइड तक का तो बच्चों 3000 आ गया। अब नीचे वाले बॉक्स का निकालोगे तो 15 और 100 1500। अब ऊपर इस डब्बे का निकालोगे तो 1/2, बेस 15, हाइट 100, तो अब निकालोगे तो 750, तो 2250 और 3000 5250, 5250 है अपने पास, है बी आंसर। चेक करो बच्चों क्या किया, 200 फोर्स 15 तक रहा, वो तो फिक्स है, फिर रिड्यूस होके फोर्स आ गया 100 तक 15 में, तो वो बस बच्चों निकाल लिया। चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो? ठीक है, ये था बच्चों अपना 22 नंबर। बच्चों और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक बार पूछो। तो बच्चों होमवर्क वाले पार्ट में अभी कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो, ठीक है? ओके, लास्ट टाइम पे बच्चों जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था पावर और उससे रिलेटेड चीजें बच्चों हमने डिस्कस की थी, ठीक है? आगे बच्चों अगर हम इसमें देखें तो ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे फिर हम। ठीक है बच्चों, इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है? तो बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस। तो बच्चों सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? जो एक फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहे हो उनको हम बोल देते हैं सेंट्रल फोर्सेस। जैसे बच्चों अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ से आप लोग सुनते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मान लो बच्चों अर्थ है, ठीक है, इसका मास कैपिटल M। बच्चों मान लो कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ये सैटेलाइट, तो
इस सैटेलाइट पे बच्चों हमेशा एक इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। मान लो अगर मैं इसका मास m मान लेता हूं, डिस्टेंस r मान लेता हूं, तो बच्चों बताओ फोर्स क्या होगा, Gmm/r², हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो इस तरह के फोर्स को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल फोर्स, जो हमेशा लाइन जॉइनिंग सेंटर की तरफ लग रहा हो। अब बच्चों इस केस में अगर देखोगे तो फोर्स इनवर्ड है, कहाँ है, इनवर्ड है। तो इस तरह के फोर्स को बच्चों हम अगर लिखना चाहें तो Gmm/r², ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इनवर्ड है तो इसको हम लिख देंगे -r²। ये सैटेलाइट पर फोर्स में लिख रहा हूं, किस पे, सैटेलाइट पे। समझ गए बच्चों। अब इसी में बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सैटेलाइट मूव करके यहां से यहां आ गया, तो बच्चों बताओ वर्क डन कितना होगा। सैटेलाइट मूव करके यहां से यहां आ गया, तो इस फोर्स का सैटेलाइट पे वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर। हाँ बच्चों मान लो जैसे सैटेलाइट की डिस्टेंस कुछ 20 है और हमेशा 20 है, तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन में तो मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो फोर्स मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब मान लो बच्चों जैसे ये 20 है, कुछ प्रोसेस के थ्रू हम उसको 30 पे ले जाए, तो वर्क डन हो जाएगा F.dr, और फिर उस तरह से कर सकते हो 20 से 30, लेकिन उसी तरह से मूव कर रहा है तो वर्क डन 0 होगा। तो एक बार बच्चों इतना कर लो, जैसे सेंट्रल फोर्स, इसमें फर्स्ट मान लो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स होगा। तो बच्चों अर्थ सैटेलाइट का एग्जाम्पल दिया है, बाकी कोई भी सन अर्थ का एग्जाम्पल हो सकता है, सन मून का एग्जाम्पल, ये सारे अपने एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है बच्चों, चलें आगे। बच्चों इसे हटा देता हूं फिर। अब ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। फिर बच्चों अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट्स से बच्चों ये +q चार्ज फिक्स है। अब यहां मान लो बच्चों एक और +q चार्ज है, बीच की डिस्टेंस r, बच्चों बताओ इस पे फोर्स कहां लगेगा, आउटसाइड। अब मान लो ये फिक्स है, ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो बच्चों इस केस में अगर मैं पूछता हूं अगर वो ऐसे मूव कर गया तो वर्क डन बताओ, 0 होगा। अब इस केस में बच्चों अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो K/Q/r², लेकिन इसमें आउटवर्ड फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, तो इसको बच्चों लिखोगे +r²। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो फिर देखते हैं। तो इन जनरल बच्चों अगर हम बोलें तो सेंट्रल फोर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। जैसे ये फोर्स हमेशा देखो उस +q से पास करेगा, कहीं भी पार्टिकल इधर उधर चले जाए हमेशा +q की लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही लगेगा। तो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। इतना समझ पाए बच्चों। सर्कुलर ऑर्बिट
नहीं करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि मान लो इसको घुमा के इधर ले गए तो वर्क डन बताओ, ठीक है ना। अभी की सिचुएशन में देखोगे तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाएगा। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज होता, हम इसको कोई वेलोसिटी दे देते तो वो घूमता, वो तो बस मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला, ठीक है। ओके, अब बच्चों आप एक पॉइंट रख लो, फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है वो अपने सेंट्रल फोर्सेस हो जाएंगे। अब बच्चों जैसे अभी भी हमने देखा सेंट्रल फोर्सेस जो अपने होंगे, मान लो फोर्स वेक्टर अगर मैं लिखना चाह रहा हूं, फोर्स वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर बच्चों जैसे कुछ फंक्शन ऑफ आर होगा और डायरेक्शन प्लस आर कैप हो सकती है, या कुछ फंक्शन होगा और माइनस आर कैप। इस फॉर्मेट में अपने सेंट्रल फोर्सेस हो सकते हैं, या तो आर कैप की डायरेक्शन में होंगे या माइनस आर कैप। जनरली बच्चों अगर मैं आर या आर कैप को लिखना चाहूँ तो आर कैप बच्चों क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर दो वाला हो तो एक्स आई वाई जे अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ गए बच्चों। अब बच्चों इसके बाद आप जैसे क्वेश्चन करना, पेज 83 क्वेश्चन सेकंड। ओके बच्चों हो पाया? बोलो बच्चों क्या होना चाहिए? बच्चों अगर सही तरीके से करोगे तो कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, बहुत आसानी से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अगर गलत तरीके से करोगे तो फिर सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। बच्चों चलो मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों ध्यान से देखो, जो फोर्स आपको लिखा हुआ है एक्स आई वाई जेड, उसके नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो उसी को बच्चों ऐसे लिख सकते हो। और जो पावर 3/2 है उसको ऐसे लिख सकते हो। देखो पावर 1 और 1/2 तो वो वही चीज़ होगी। तो एक बार बच्चों देखो जो फोर्स लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि
बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो xi प्लस वाई जी लिख सकते हो, और 3/2 को 1 प्लस 1/2, तो 1 वाली पावर ये रही, 1/2 वाली ये रही, लिख सकते हैं। अब बच्चों बताओ ये चीज अपनी क्या होती है, आर वेक्टर। अभी अभी मैंने बताया ये चीज अपनी क्या होती है, आर कैप। ये चीज क्या है, आर कैप। तो बच्चों फोर्स तुम्हारा है के आर कैप, और ये चीज क्या है, आर स्क्वायर। ये चेक करो बच्चों, तो फोर्स तुम्हारा क्या है, के आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि बच्चों फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, फोर्स हमेशा ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, क्योंकि आर कैप प्लस आर कैप की डायरेक्शन में अपना फोर्स आया, और पार्टिकल बच्चों ऐसे सर्कल के अलोंग यू मूव किया है, A0 से 0A, एक सर्कल के अलोंग ऐसे मूव किया। तो बच्चों बताओ अब वर्क डन क्या होना चाहिए, 0, बस खत्म। तो सिंपली अपने पास वर्क डन बच्चों क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन अपने पास क्या आ जाएगा, 0। चेक करो बच्चों कोई कंफ्यूजन हो इसमें, ठीक है ना। तो यही अगर हम इसको इंटीग्रेशन वगैरह से सॉल्व करने बैठेंगे तो वो बहुत, हाँ हाँ, पर उसमें टफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इंटीग्रेशन हो जाता है। हाँ हाँ, बस वही लेंदी पड़ेगा, हो तो जाएगा पर वो ये कि दिक्कत करेगा। अभी बच्चों ये चीज क्लियर है, चले आगे, ठीक है। इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ, क्लियर है ना ये, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा समझें, फिर बाद में मैं आपको चीजें लिखवा दूंगा, तो अभी केवल समझना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, मान लो बच्चों जैसे बस देख के आंसर बताओ, ठीक है। ये m मास का ब्लॉक है, इसको मैं ऐसे h हाइट ऊपर ले गया, तो ग्रेविटी का वर्क डन बच्चों क्या है, -mgh। कोई दिक्कत बच्चों। बच्चों मान लो मैं उसको ऐसे ले गया, अब मान लो बच्चों मैं ऐसे ले गया, -mgh। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों बताओ वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैं ऐसे जाऊं, सीधा जाऊं, यूं जाऊं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो बच्चों जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन अपना पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस के होते हैं, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके अलावा बच्चों कोई भी कांस्टेंट फोर्स हो, कांस्टेंट फोर्स जैसे 6 न्यूटन ईस्ट में हमेशा लग रहा, तो वो अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आप लोग समझे। तो इस तरह के फोर्सेस का वर्क डन अपना पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकता है। स्प्रिंग फोर्स है, और भी कई सारे हो सकते हैं, समझ पाए बच्चों, ओके। उसके अलावा बच्चों जो भी फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उनमें क्या होता है, हमें पाथ की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो हमने याद करो कुछ टाइम पहले ऐसे क्वेश्चंस किए थे, मान लो x² y² j पार्टिकल 0 0 से मान लो इस पाथ के अलोंग ऐसे मूव कर रहा, तो याद करो उसमें अलग अलग पाथ के अलोंग वर्क डन अलग अलग आया था, तो वो किस तरह का फोर्स माना जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। अब बच्चों इस सिचुएशन में अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो x² के साथ dx आएगा, y² के साथ dy आएगा, तो इंटीग्रेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों जिसमें तुम्हें इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आ रही, मान लो वो फोर्स कंजर्वेटिव, जिसमें तुम्हें इंटीग्रेशन के लिए रास्ते की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो मान के चलो फोर्स अपना कैसा होगा, कंजर्वेटिव। जैसे मान लो बच्चों मैंने दे दिया x की पावर 3/2 i प्लस y की पावर 5/2 j, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो आसानी से इंटीग्रेट होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो जिसमें हमें रास्ते की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपना कैसा होगा, कंजर्वेटिव। ये चीज समझ पाए। अब वापस समझो बच्चों, इस ब्लॉक को मैं ऐसे नीचे ले आया, इसमें कितना था, -mgh। अब बताओ बच्चों वर्क डन ग्रेविटी का नीचे लाने में, तो बच्चों वो वहां का वहीं आ गया, टोटल वर्क डन बताओ 0। तो बच्चों एक क्लोज लूप में कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होगा, 0। तो मान लो बच्चों मैं ब्लॉक को ऐसे घुमा के यूं घुमा के यूं घुमा के यहां लाता, तो पूरे क्लोज लूप में वर्क डन क्या होता, 0। इतना समझ गए।
तो यहाँ से बच्चों दो पॉइंट बने जो कि मैं बाद में भी लिखवा दूंगा कि भाई कंजर्वेटिव का फोर्स वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। और क्लोज लूप का मतलब प्रॉपर क्लोज लूप विथ एरो। जैसे बच्चों मान लो ये क्लोज लूप बना दिया, इसमें वर्क डन जीरो होगा क्या? क्योंकि ये प्रॉपर क्लोज लूप नहीं है। प्रॉपर क्लोज लूप के लिए इस तरह का एरो होना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है, अब वापस समझो, ये चीज समझ गए? ठीक है, अब ऐसे बच्चों डायरेक्टली आंसर देना है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। एम फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। अब तुमने इसको डिस्प्लेस करके यहां तक ले आए, मान लो डी डिस्टेंस, ठीक है? तो बच्चों फ्रिक्शन का वर्क डन इस केस में कितना होगा? ठीक है, अब बच्चों समझो, जैसे इस बोतल को मैं खिसका के यूं ले आया, वर्क डन कितना हो गया? माइनस का म्यू एम जी डी। कोई दिक्कत? अब वापस ध्यान से समझो बच्चों, ये बोतल ऐसे रखी, पहले मैंने यूं खिसकाया, ठीक है ना? मान लो बच्चों ऐसे बोतल को यूं खिसकाया, डी डिस्टेंस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, बताओ इस पार्ट में वर्क डन माइनस म्यू एम जी डी, ठीक है? फिर मैंने यूं खिसकाया, डी डिस्टेंस, अब माइनस म्यू एम जी डी, केवल इस पार्ट का। अब यूं डी डिस्टेंस को माइनस म्यू एम जी डी। तो बच्चों डी डिस्टेंस अभी भी मूव किया है, लेकिन पाथ बदल दिया, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? माइनस का 3 म्यू एम जी डी, माइनस का 3 म्यू एम जी डी। अब यही मान लो बच्चों मैं इसको डी डिस्टेंस ऐसे लेके आया तो ये था, यू लेके आया तो अलग है। मान लो बच्चों मैं ऐसे सर्कल में घुमा के डी डिस्टेंस ले आता हूं, ठीक है ना? डी डिस्टेंस ये है, तो रेडियस डी बाई टू हो जाएगी, ये डी बाई टू, ये डी बाई टू। तो बच्चों जब तुम इसे ऐसे लेके जाओगे तो फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियली ऐसे लगेगा। तो अब फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, तो फोर्स बच्चों अभी भी क्या लगेगा? म्यू एम जी, और डिस्टेंस होगी पाई आर, 2 पाई आर का आधा मतलब पाई आर, तो पाई डी बाई टू विथ माइनस साइन। तो आप देखो वर्क डन अलग आया। तो यहाँ वर्क डन आप देखो डी डिस्टेंस लेके जा रहे, डायरेक्ट लेके गए वो, स्क्वायर में लेके गए तो 3 टाइम्स, ऐसे लेके गए तो कुछ और। तो यहाँ बच्चों पाथ पे डिपेंड कर, तो जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनिशियल फाइनल सेम है, लेकिन वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बच्चों फिर समझो, ऐसे डी गया और फिर इधर डी आ गया, वहीं का वहीं आ गया। इस प्रोसेस में वर्क डन माइनस म्यू एम जी डी, और इसमें तो टोटल माइनस का 2 म्यू एम जी डी। क्लोज लूप में जीरो नहीं हुआ। मान लो बच्चों स्क्वायर होता, यूं 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 करके वहीं ले आया, तो म्यू एम जी डी माइनस का 4 म्यू एम जी डी, सर्कल में ऐसे घुमा दिया, माइनस का म्यू एम जी इंटू 2 पाई आर, जीरो नहीं होगा। तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ये सारे अपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों अब पॉइंट बना के आप लिख लो। सबसे पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन इन ए क्लोज लूप विल नॉट बी जीरो। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब हो जाएंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन इन ए क्लोज लूप विल नॉट बी जीरो। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्सेस, ये सब अपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है?
कर लो बच्चों। तो बच्चों जस्ट एक डायग्राम टाइप, हालांकि ज़्यादा काम का नहीं है। मान लो बच्चों ए से बी गया, इसमें W1, इसमें W2। तो बच्चों टोटल वर्क डन क्या हो गया, W1 प्लस W2। इस केस में नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। क्लोज लूप में टोटल वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है। ठीक है बच्चों, चेक कर लो। ठीक है। अब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वर्क डन इन ए क्लोज लूप विल ऑलवेज बी जीरो। एग्जाम्पल बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ये सारे बच्चों अपने कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाते हैं। अगर कोई भी फोर्स कांस्टेंट है, जैसे बच्चों मैंने लिख दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, कांस्टेंट फोर्स है तो होगा। ठीक है। तो बच्चों जैसे इसमें ए बी, मान लो एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, W1, W2, W3। तो बच्चों तीनों की तीनों अपने क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब यही बच्चों अगर क्लोज लूप बन रहा है, प्रॉपर क्लोज लूप, जैसे मान लो ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, तो ये W1, ये W2, तो W1 प्लस W2 बच्चों क्या होगा, 0। पूरे प्रॉपर क्लोज लूप में बच्चों वर्क डन क्या होगा, 0। प्रॉपर से मतलब है एरो के साथ। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, कर लो। ठीक है बच्चों, हटा दो इसे अभी, कर लो। ठीक है, मुस्कान कर लिया। ठीक है। अब बच्चों जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जैसे आपको कुछ एक बार बोल सकते हैं कि चेक वेदर फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है कि अगर डेल क्रॉस एफ 0 है, डेल क्रॉस एफ का मतलब बच्चों आई जे के डेल वेक्टर बच्चों अपना ये हो जाता है एफ एक्स एफ आई। तो वो अगर अपना 0 प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब फोर्स अपना क्या होगा, कंजर्वेटिव। तो इतना बच्चों और कंप्लीट करना। तो कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लो बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया, F इक्वल टू
वाई आई प्लस एक्स जे प्लस 3k। चेक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। बच्चों इसका मतलब पता ही होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो ऐसे टेढ़ा सा सिंबल होता है उसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बच्चों अब इस मेथड के थ्रू आप इसे चेक करो कि भाई ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो मैंने एकदम सिंपल सा डेटा दिया है जिसमें कि ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहेगी। कर लिया बच्चों, बताओ कंजर्वेटिव है या नहीं। सही है बच्चों, कंजर्वेटिव आ जाएगा। जैसे बच्चों देखो आई जे के, ये और ये, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आई माइनस जे। अब बच्चों ओपन करते हैं, तो पहले में पहले को भूल जाओ, तो इसका z का बच्चों y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और x का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। तो बच्चों वो डायरेक्ट 0 करके लिख दिया। देखो पहले केस में इसको भूल जाओ, इसको मान लो बच्चों भूल गए। अब इसका इसके रिस्पेक्ट में बच्चों 0, इसका इसके रिस्पेक्ट में 0, तो वो 0 0 डायरेक्ट लिख दिया, वरना वो बड़े से टर्म लिखने पड़ते। अब मान लो बच्चों इसको भूल गए, इसको भूल गए, z का x के रिस्पेक्ट में 0, y का z के रिस्पेक्ट में 0, वो डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको भूल जाओ, x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इस साइड भी 0 आ रहा है, उस साइड भी 0 है, तो वही हमें प्रूफ करना था, मतलब ये ठीक है। तो बच्चों ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। अब मान लो बच्चों कर लो पहले, समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मान लो बच्चों, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ये माइनस कर दूं तो ये वाला माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, तो यहाँ एक -1 आ जाएगा, इसका -1, इसका -1, तो अपने पास क्या आ जाएगा -2k, जो कि 0 नहीं होगा। नहीं 0 होगा मतलब ये फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि उस तरह से बस चेक करना होता है। समझ गए ना बच्चों। अब बच्चों जैसे आप एक क्वेश्चन देखो, पेज 61 क्वेश्चन 11, पेज 61 क्वेश्चन 11। ठीक है बच्चों, यहां तक इसे हटा देता हूं बच्चों। ठीक, पेज 61 क्वेश्चन 11। जैसे बच्चों फोर्स तुम्हें ये दिया है, x² y²j, ठीक है। अब बच्चों इस पाथ के अलोंग तुम्हें वर्क डन निकालना है।
तो बच्चों ये बताओ, जैसे इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेट करने में कहीं कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन को पकड़ो, ये था, मान लो चलो माइनस वाला पकड़ लो, ठीक ना, या ओरिजिनल करना हो तो प्लस कर लो। अब इसका जब वर्क डन निकालोगे तो वाई डी एक्स एक्स डी वाई प्लस 3k 3z, यहां इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, x का y के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, तो यहां इंटीग्रेशन में दिक्कत है। तो दिक्कत है तो हो सकता है कि भाई कोई ऐसा डेटा हो कि भाई कंजर्वेटिव आ जाए, या हो सकता है ना आए, नहीं पता। जैसे जब हमने प्लस लेके किया तो कंजर्वेटिव आ गया, माइनस लेके किया तो नहीं आया। तो इस केस में हम कुछ स्टार्टिंग में नहीं कह सकते, क्योंकि उतना आसान इंटीग्रेशन नहीं था कि हम डायरेक्टली बता पाए। लेकिन इस केस में बच्चों हम डायरेक्टली आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कहीं कोई इंटीग्रेशन में दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब हम पाथ की जरूरत नहीं है, पाथ की जरूरत नहीं है तो ये फोर्स किस कैटेगरी में आ जाएगा? कंजर्वेटिव में आ जाएगा। अब अगर ये कंजर्वेटिव में आ जाएगा तो पूरे एक क्लोज लूप में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों अब अगर मान लो हम इसमें जज नहीं कर पाते कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, तो हम चारों में अलग अलग निकालेंगे, अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट होगा। तो सीधा सा फंडा है जिसमें तुम आसानी से इंटीग्रेशन कर पा रहे हो, जिसमें तुम आसानी से इंटीग्रेशन कर पा रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, वो अपने आप में कंजर्वेटिव होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसमें ऐसे घूम घूम के जाने का कोई मतलब नहीं है, तुम सीधा इनिशियल फाइनल से कर सकते हो। तो शायद इन्होंने कंप्लीट पूछा है ना अराउंड, ठीक है बच्चों। ये अगर मान लो इसमें वो 0 से O से C पूछते, O से C, तो तुम्हें घूम घूम के जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा इनिशियल और फाइनल लिमिट लगा सकते। अगर मान लो बच्चों तुम्हें O से B पूछते तो तुम 0 से A सीधी लिमिट लगा सकते हो, तुम्हें बीच में ऐसे घूम घूम के जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए बच्चों? तो जैसा मैंने बताया, अगर सेंट्रल फोर्स में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो कंजर्वेटिव होगा, कांस्टेंट दिख रहा है तो कंजर्वेटिव होगा, और जो बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग टाइप का दिख रहा है उसी में वो फॉर्मेट यूज करना है, वरना उस फॉर्मेट की जरूरत नहीं। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब वापस देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों फिर लिख लो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले मैं समझा रहा हूं, फिर बाद में आपको एक साथ लिखवा दूंगा, तो पहले केवल समझे। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती है? पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो एनर्जी हो उससे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लो हम लोगों ने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें तो बच्चों आप टॉय गन देखते हो, तो टॉय गन में मैकेनिज्म एक रफली देखें तो उसके अंदर ऐसे स्प्रिंग रहती है। अब उसके अंदर मान लो ऐसे एक राउंड लगाया, उसको ऐसे दबा दिया, तो ये स्प्रिंग अपने आप में ऐसे कंप्रेस हो जाती है, और जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो वो अचानक से रिलीज होती है, तो अपनी एनर्जी किसको दे देती है? उस राउंड को। तो एक रफ मैकेनिज्म टॉय गन का हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ क्या हुआ, स्प्रिंग ने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लिया। पहले उसके टर्न्स फैले हुए थे, अब उसके टर्न्स पास पास है, तो उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके अपने पास एनर्जी स्टोर कर ली। ये अपनी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे बच्चों पुराने टॉयज अगर आप देखोगे चाबी वाले, ठीक है ना, तो उनमें इस तरह की एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है, तो बच्चों जब उसमें चाबी भरते हैं तो ये टर्न्स बच्चों पास पास आ जाते हैं। तो उन्होंने अपना क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लिया, और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो वापस से रिलीज होती है और इसी कॉन्फ़िगरेशन में आती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में उसने अपने पास एनर्जी स्टोर कर ली, और वो एनर्जी वो उस टॉय को दे देती है, वो चलने लगता है। तो कंक्लूजन ये है कि इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके जो हम एनर्जी स्टोर करते हैं वो अपनी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ये तो कॉन्फ़िगरेशन वाली हो गई। फिर मैंने बताया पोजीशन,
तो बच्चों जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि पानी ऊपर से गिर रहा था, नीचे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, तो अब उस पानी में ऊंचाई पे ऐसा क्या है, तो उसने अपनी पोजीशन की वजह से कुछ एनर्जी स्टोर कर ली। जैसे मान लो बच्चों इस बोतल को मैं ऊपर लेके गया, तो मैंने अपनी एनर्जी खर्च की, पर वो एनर्जी वेस्ट नहीं गई, वो इसने अपनी पोजीशन के टर्म्स में स्टोर कर ली। तो जब मैं उसे रिलीज करूंगा तो वो मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन है। रीजन, मान लो इस बोतल को मैं ऐसे खिसका के इधर उधर लेके गया, मैंने फ्रिक्शन में काफी सारा वर्क किया, पर वो वर्क मैं यूज में नहीं ले सकता हूँ, वो वेस्ट हो गया, वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया। अब मैं चाहूँ कि भाई मैंने जो अपना 50 जूल वर्क किया वो मुझे मिल जाए, वो नहीं मिल सकता। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो जो भी हम वर्क करेंगे वो पूरा वेस्टेज हो जाएगा। स्प्रिंग को मैंने दबाने में एनर्जी खर्च की, वो उसने स्टोर कर ली, वापस मैं ले सकता हूँ। उठाने में एनर्जी खर्च की, छोड़ूंगा तो वापस मुझे वो मिल जाएगी। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में वो नहीं हो पाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। अब इसमें भी क्या फंडा रहता है बच्चों, वो समझो। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में सारी चीजें लिखवा दूंगा। मान लो बच्चों जैसे ये कोई बंदा है, इसको खिला पिला के हमने 2000 एनर्जी कर दी। मान लो बच्चों ये कोई बंदा है, इसको खिला पिला के इसकी एनर्जी 2000 जूल कर दी। अब बच्चों मान लो हमने इससे काम लिया, इसने मान लो 700 जूल वर्क कर लिया, 700 जूल वर्क कर लिया। तो बच्चों 2000 इसके पास एनर्जी थी, 700 इससे तुमने काम ले लिया, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? 1300। तो सिंपल सा है, जितना तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी उतना ही तुमने वर्क किया होगा। तो इसको बच्चों टेक्निकली ऐसे बोल देते हैं, वो अभी मैं भी लिखवा दूंगा, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, लैंग्वेज तो मैं भी वही लिखवाऊंगा, लेकिन याद रखने या समझने के लिए आप ये सोच सकते हो कि भाई मान लो तुम्हारे पास 2000 एनर्जी है, तुमने 300 काम कर लिया, तो तुम्हारी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1700। तो जितना तुमने काम किया उतनी ही एनर्जी कम होगी, तो जितना एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है वही तुम्हारा वर्क होगा। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? जितना तुम्हारी एनर्जी कम होगी। उस तरह से थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप फिर पॉइंट बना के लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएट ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन is called potential energy. It is defined only for conservative forces. केवल conservative forces के लिए ही define है। Work done by internal conservative forces is same as decrease in potential energy. जो अभी मैंने आपको last point बताया कि भाई U initial minus U final क्या हो जाएगा? Work done by conservative forces. U इनिशियल माइनस U फाइनल किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है भाई, जितना तुम काम करोगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, तो जो एनर्जी कम हुई वही वर्क डन के बराबर होगी। बिल्कुल करेगी। जैसे अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में हम रेफरेंस मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ पे एनर्जी जीरो है, नेचुरल लेंथ पे एनर्जी जीरो है। तो उसमें बच्चों जैसे मैंने वहीं पे शायद लिखवा दिया था फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स कंप्रेशन या इलोंगेशन कुछ भी हो सकता है, और उसमें हम नेचुरल लेंथ पे एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। उसी को एक और फॉर्मेट में बच्चों मैंने एफ स्क्वायर बाई 2k लिखवा दिया था। तो बच्चों स्प्रिंग वाली एनर्जी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम इस पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है,
कर लो बच्चों। तो बच्चों स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवाई दिया, वही चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर मैंने नहीं बताया हो तो बस याद रख लेना, नेचुरल लेंथ पे हम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए 0 लेके जाएंगे, ठीक है। कर लिया मुस्कान, ठीक है। अब बस उस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, जैसे ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक रेस्ट पे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी वो तुम्हें लिखना। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या हो सकती है वो तुम्हें बच्चों बताना है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट कर लो। कर लिया होगा आई थिंक, बोलो आदित्य क्या आ रहा है? सही है बच्चों, देखो हम पहले पढ़ चुके थे u इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2k। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब u अगर मैं लिखता हूँ तो बच्चों अगर मुझे एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो 2 फिक्स है, k फिक्स है, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, बट कंडीशन ये कि ब्लॉक रेस्ट पे, तो ब्लॉक रेस्ट पे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक झेल सकता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर स्प्रिंग फोर्स क्रॉस कर जाएगा तो वो चलने लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है, तो म्यू एम जी ये ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हो सकता है, और ये अपना आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो म्यू एम जी अपना मैक्सिमम फोर्स हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत ये होगी कि वो चल पड़ेगा, और वो हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें रेस्ट पे दे रखा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक, कर लो इसे बच्चों, फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब कर लो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिख लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस चैप्टर में जनरली अर्थ के रिस्पेक्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। ग्रेविटेशनल जब हम पढ़ते हैं तब ये कि एक जनरल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें पॉइंट बना के आप एक बार लिख लो, इट इज़ डिफाइंड फॉर अर्थ पार्टिकल सिस्टम, it is defined for earth particle system, it is defined for earth particle system। तो बच्चों अब समझो, पहली बात तो ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होती, सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होगी, एक अर्थ पार्टिकल सिस्टम के लिए डिफाइन होगी। तो बच्चों देखते हैं अभी, ठीक है बच्चों, जैसे ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ, मान लो पहले बच्चों पार्टिकल यहां कहीं था, अब मान लो पार्टिकल को तुम यहां ले गए, तो बच्चों अब देखो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था और अब जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में फर्क है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया या पोजीशन चेंज हो गई, इसकी वजह से जो हमें वर्क करना पड़ता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाता है। तो बच्चों पहली चीज ये समझो कि ये सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होगा। जैसे मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेन, तो टेक्निकली वो उतना सही नहीं है, हालांकि मैं भी वही बोलूँगा
आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो भी वही चीज़ें मिलेंगी, और मान लो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम जनरली यही मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉपर अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो और उसमें इंटेंशनली यही पूछा गया हो कि भाई एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन होगी या नहीं होगी, तो एक सिंगल के लिए डिफाइन नहीं होती, वो सिस्टम की है। जैसे मान लो ये H है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला mgh, तो वो एक अकेले पार्टिकल की नहीं होती है, वो पूरे सिस्टम की होती है। लेकिन बच्चों हम यूज भी ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही चलता है, लेकिन वो डिफाइन हमेशा सिस्टम के लिए होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो वही बच्चों मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया है कि भाई इट इज डिफाइंड फॉर अर्थ पार्टिकल सिस्टम, तो अर्थ पार्टिकल सिस्टम के लिए वो डिफाइंड है। तो मान लो बच्चों पहले ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बदल गया, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तो बस बच्चों थोड़ा समझाने के पर्पज से है, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में कभी पूछते हैं नहीं और ना ही कोई मतलब बनता है। जो काम की चीज़ है अब वो अगर हम डिस्कस करें वो ये रहती है कि मान लो बच्चों ये सरफेस पे है, तो जनरली जब तक कुछ नहीं दिया है हम मान लेते हैं कि सरफेस ही रेफरेंस, सरफेस ही रेफरेंस। अगर नहीं दिया है, दिया है तो फिर उस हिसाब से लेके चलेंगे, पर नहीं दिया है तो हम इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। तो मान लो बच्चों यही रेफरेंस है, तो रेफरेंस पे बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या मान लेते हैं? जीरो। अब मान लो बच्चों पार्टिकल को मैं यहां से ऐसे ले गया h हाइट पे, तो यहां बच्चों मैंने बोल दी पोटेंशियल एनर्जी U है, पोटेंशियल एनर्जी U है। तो बच्चों अभी भी हमने लोगों ने पढ़ा था कि U इनिशियल माइनस U फाइनल, W कंजर्वेटिव। इनिशियल बच्चों जीरो, फाइनल मान लो मैंने U बोल दी, और ग्रेविटी का वर्क डन बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस mgh। तो बच्चों सिंपली जो काम का फॉर्मूला है और आप लोगों को रटा हुआ भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बच्चों बस इतना कंप्लीट कर लो। तो बच्चों मैं भी अधिकतर यही बोलूँगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बाकी जगह भी वही लिखा रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों m इसमें क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। g तो पता ही है। h बच्चों क्या है? h हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, हाइट ऑफ, अगर बच्चों मान लो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मैं एक साथ ही लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों एक रॉड ऐसे रखी है, तो उसकी यहाँ से हाइट कुछ और है, यहाँ से हाइट कुछ और है, तो कौन सी हाइट लें? तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास की हाइट ले लें। तो मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। तो वो पार्टिकल के साथ साथ ऑब्जेक्ट के लिए भी चल जाएगा। पार्टिकल है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास की हाइट ले लेते हैं। जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो हम क्या करेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट कंसीडर कर लें। ठीक है, अब इसमें बच्चों आप आगे लिख लो, आगे बच्चों आप लिख लो, if nothing is specified, if nothing is specified then we assume ground as reference level. If nothing is specified then we assume
ग्राउंड एज रेफरेंस लेवल। तो बच्चों अगर कोई रेफरेंस लेवल नहीं दिया है तो जनरली ग्राउंड सरफेस को ही रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों ऐसी छोटा सा पॉइंट है, बस बोल देता हूँ, उतना कोई मतलब नहीं बच्चों। जो ये mgh फॉर्मूला है वो स्मॉल हाइट के लिए ही वैलिड रहता है, क्योंकि g को हमने यहाँ कांस्टेंट माना है, mg फोर्स कांस्टेंट माना है। तो mg फोर्स कांस्टेंट हम तभी मान सकते हैं जब हाइट कम हो। बहुत लार्ज हाइट है, जैसे मान लो 12,000 किलोमीटर ऊपर ले गए तो ग्रेविटी में एक सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस बच्चों हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, तो वहाँ बच्चों याद करो जैसे फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का रहता है माइनस का gmm/r, तो उस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अभी जनरली इसी पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसके हिसाब से ये समझ गए ना बच्चों। चले आगे, ठीक है। अब बच्चों आगे फिर हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। बच्चों आप लिखो, मान लो बच्चों जैसे एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, और एक पार्टिकल मान लो चलो ये रहा। ये मान लो बच्चों ये मान लो बच्चों 2 kg, ठीक है। ये मान लो 3 kg, ये मान लो 5 kg, ठीक है। ये मान लो बच्चों मैंने दे दिया लेट्स से 3 मीटर, ये मान लो मैंने दे दिया 4 मीटर। ये मान लो बच्चों रेफरेंस लेवल 1, रेफरेंस लेवल 2, रेफरेंस लेवल 3, ठीक है। RL से मेरा मतलब है रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, पहले लिख लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें लिख लो राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच, राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल 1, 2 एंड 3। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में लिखोगे, फर्स्ट रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में लिखोगे। तो बच्चों मान लो 2 kg, 3 kg, 5 kg कर देता हूँ, 2 kg, 3 kg और 5 kg। तो बच्चों पहले रेफरेंस लेवल 1 बताओ, 2 kg की क्या लोगे? 0। 3 kg की नहीं प्लस, रेफरेंस लेवल 1 के रिस्पेक्ट। तो m कितना है 3, g 10 और हाइट कितनी मानोगे 3, तो 90। ऐसे 5 की बच्चों तो m g और हाइट बच्चों 7, 350। चेक करो बच्चों कहीं डाउट लग रहा हो तो। रेफरेंस लेवल 1 के रिस्पेक्ट में मतलब अगर मैं रेफरेंस 1 को मान रहा हूं तो ये होगी। तो बच्चों अब यहां से हाइट कंसीडर करो, यहां से हाइट कंसीडर करो। ऐसे बच्चों रेफरेंस लेवल 2 इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो U2, तो बच्चों वो नीचे है तो माइनस कंसीडर करोगे, माइनस कंसीडर करोगे तो m g और हाइट -3 कंसीडर करोगे -60। बच्चों 3 kg की लिखोगे तो 0 और 5 kg की लिखोगे तो m g और उसकी हाइट मानोगे तो बच्चों 4, तो 200। कितना हो जाएगा 200। ऐसे बच्चों रेफरेंस लेवल 3 के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो 3 के रिस्पेक्ट में बच्चों U2 तो हाइट हो जाएगी 4 और 3 7, तो 2 10 -7 -140। बच्चों 3 की लिखोगे तो
3 4 मतलब 10 और -4 तो -120 और U5 बच्चों 0। समझ गए बच्चों? तो कुल मिला के बच्चों कंक्लूजन ये समझो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे इस पेन की अगर मैं हाइट पूछता हूँ तो पेन की हाइट बच्चों इस सरफेस से कुछ और है, इस सरफेस से कुछ और है। कोई अगर रेफरेंस वहाँ से मानता है तो कुछ और है, कोई ग्राउंड से मानता है तो कुछ और है। तो हमें पहले हाइट बतानी पड़ती है, वो रेफरेंस बताना पड़ता है कि भाई तुम हाइट कहाँ से पूछ रहे हो। हाइट बदल जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। हाँ, अब जनरली कुछ नहीं बताया गया है, तो कोई बिल्डिंग की हाइट बोली 50 मीटर है, तो मान के चलते हैं कि भाई उसके बगल के ग्राउंड से उसकी हाइट 50 मीटर हो। और जनरली ओवरऑल रेफरेंस जो लिया जाता है वो सी लेवल लिया जाता है। जैसे आप कई बार ट्रेन वगैरह पे ट्रेवल करो, ये लिखा रहता है कि समुद्र के लेवल से ऊंचाई, तो वो सी लेवल लिया जाता है। ये समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों ऐसी एक दो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, उनको लिखवा नहीं रहा हूँ, ऐसे देख के बताओ। ठीक है, ये वाला समझ गए ना बच्चों? ठीक है। मान लो ऐसी देख के आंसर बच्चों बताओ, मतलब ज़्यादा है नहीं उसमें। मान लो बच्चों ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट मान लो 6 मीटर है, लेंथ 6 मीटर है, और ये मान लो बच्चों 8 मीटर है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुम क्या लिखोगे? ये रॉड मान लो, देखो एम जी, और हाइट कितनी मानोगे? 8 + 3, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, तो 8 + 3 वो निकल आए। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो तुम इस तरह से कर लो। ऐसे बच्चों समझो। एक और क्वेश्चन देखना, ये क्लियर है? ठीक है, हटा देता हूँ बच्चों इसे, कर लिया ना ये? ठीक है। अब समझो इसी में क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे ही देख के बताना। मान लो बच्चों जैसे यही पेन ऐसे पड़ा है, उसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो पेन ऐसे है, उसको मान लो इस पोजीशन में ले आए एम, और मान लो इसकी लेंथ एल है, तो इससे इस पोजीशन पे ले आए। अब बताओ ग्रेविटी का वर्कडन क्या हो गया? mg/L/2 विथ माइनस साइन। अगर ग्रेविटी का वर्कडन लिखेंगे तो mg/L/2 विथ माइनस साइन। समझ गए ना? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, तो L/2 ऊपर आ गया, तो ऊपर जा रहा है तो माइनस में, ठीक है ना? mg/L/2 विथ माइनस साइन। इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर पहले ऐसा था गिरा दिया तो mg/L/2 प्लस साइन के साथ। क्लियर है? इसी में बच्चों फिर क्वेश्चन ये रहते हैं, समझ गए ना बच्चों? ये फास्ट तो नहीं चल रहा? ठीक है। एक यहाँ मान लो चेन का ढेर लगा है, जैसे जो चेन रहती है, ठीक है ना, वो ऐसे रखी है, उसकी लेंथ L है, उसको ऐसे पकड़ के सीधा कर दिया। मान लो उस चेन को ऐसे सीधा कर दिया, मास m, लेंथ है। इस प्रोसेस में ग्रेविटी का वर्कडन बताओ। -mg/L/2। ये मान लो पहले थी, छोड़ दिया, तब ग्रेविटी का वर्कडन +mg/L/2। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फिर इसमें आप लिख लो मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों इसमें लिख लो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों आज आपकी 2 क्लास है कि 3? अच्छा ठीक है। तो फिर चलो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, इससे फिर हम बाद में पढ़ते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क वाला पार्ट दे देता हूँ। तो बच्चों ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पहले से देने को रह गए होंगे, तो बच्चों समझना। एक्सरसाइज 2 में अगर देखोगे तो 14 4B, इसमें देखोगे तो 3 4 5
फर्स्ट में बच्चों देखोगे तो 14, इसके अलावा बच्चों देखना 4B, इसमें एक 6 और कर सकते हो। ठीक है बच्चों, पर ये सारे क्वेश्चंस थोड़े ठीक क्वेश्चन हैं, तो नहीं बने उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, बस आप अटेम्प्ट कर लेना।